मित्रों नमस्कार। मिथिलेश हरदैनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों आज हिंदी की क्लास है, हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में अभी तक आपने भाषा से प्रारंभ किया था और भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा के बाद व्याकरण, भाषा के जो प्रचलित रूप हैं, व्यवहारिक रूप हैं। उसके बाद आ गए थे आप वर्ण व्यवस्था में। तो वर्ण व्यवस्था में आपने लिपि को पढ़ा, वर्णों को पढ़ा, वर्णों के भेद पढ़े, काकल्य ध्वनि पढ़ी आपने, द्वित्व पढ़ा, द्विगुण पढ़ा, अल्प प्राण, महाप्राण, नाद, निनाद, घोष, अघोष, ये सब आपने पढ़े। इसके बाद अब पढ़ना है उच्चारण स्थान। मित्रों जितना पढ़ना है प्रयास करना है कि वो स्मृति पटल में स्थायित्व बनाकर रखें। ऐसे नहीं पढ़ना कि बस पढ़ लिया और हो गया, मतलब जो पढ़ें तो वो बना रहे दिमाग में। और एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी है, हमेशा के लिए काम में आएगी। टेस्ट में तो काम में आना ही है और टेस्ट के बाद भी पूरे जीवन में हिंदी का नॉलेज आपके लिए निश्चित तौर पे हमेशा काम में आता है पूरे जीवन। तो आप बहुत बेहतर पढ़िएगा। आज पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान। मित्रों उच्चारण स्थान है क्या? किन स्थानों को हम उच्चारण स्थान कहते हैं? तो जो वर्ण बोलते हैं, प्रत्येक वर्ण को हम किसी न किसी विशेष अंग के सहयोग से उच्चारित करते हैं। उन्हीं विशेष अंगों को उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे वर्ण बोलते हैं तो जीभ, दांत, तालु, कंठ, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो जिह्वा कोई विशेष उच्चारण स्थान नहीं है, क्योंकि जिह्वा का सपोर्ट तो सबके साथ होता है। आप कोई वर्ण कंठ से उच्चारित करते हैं तो बिना जिह्वा के संभव नहीं है। तो जिह्वा का सपोर्ट तो होता है सबके साथ, इसलिए जिह्वा को उच्चारण स्थानों में नहीं गिना जाता। इसके अलावा जो आपके ओष्ठ हैं, दंत है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है या नासिका है, ये उच्चारण स्थान में आते हैं। इनको उच्चारण स्थान में गिना जाता है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न उठता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? तो कुछ किताबें 7 लिख रही हैं, कुछ किताबें 6 लिख रही हैं, कुछ किताबें 8 लिख रही हैं। लेकिन मित्रों जो मूल उच्चारण स्थान है वो 6 ही हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये 6 उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। यही 6 उच्चारण स्थान को अपन स्ट्रक्चर के आधार पर समझते हैं। ये जैसे ये देखिएगा आप, स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर कंठ होता है, ये जो उभार रहता है गले में। मित्रों यहां देखिएगा कि ये कंठ है। कंठ से थोड़ा सा ऊपर चलें, ये कंठ है, कंठ से थोड़ा सा ऊपर चलें, लगभग यहां। आपने देखा होगा अगर शीशे में मुंह खोल के देखें तो एक मांस की टुकड़ी लटकी रहती है, उसी को हम तालु कहते हैं। तालु के और थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये हिस्सा, मतलब यहाँ गैलरी से ये हॉल में निकल आए तो हॉल का ये जो हिस्सा है या हॉल की जो ऊपरी छत है, लेंटर, उसका मुंह का ऊर्ध्व भाग, उसे हम मूर्ध कहते हैं या मूर्धा नाम से जानते हैं। तो ये मूर्धा है, ऊंचा भाग। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ दंत, तो इन्हें दंत कहेंगे। और दंत के बाद ये ओष्ठ और ये नासिका। ये 6 हैं। उच्चारण स्थानों की संख्या 6 होती है। कौन कौन से हैं 6? इनके नाम लिख देते हैं मित्रों। तो कंठ,
कंठ के बाद तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। ये 6 हैं। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण दंत से होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। जिनका ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और जिनका उच्चारण नासिका से होता है उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में आता है कि निम्न में से नासिक्य वर्ण है, तो आपको बताना होता है कि नासिका से उच्चारित वर्ण कौन सा है, उसे हम नासिक्य कहेंगे, इसलिए उसे नासिक्य कहते हैं। यदि मित्रों इनकी संख्या की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा यहाँ दंत, पांचवा ओष्ठ और छठवां नासिका। मतलब इनकी संख्या इस तरह से 6 हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब किस वर्ण का उच्चारण हम कौन से अंग से करते हैं, ये खूब पूछा जाता है हिंदी में। तो देखते हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। मित्रों, वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है, तो 52 वर्णों को देखना होगा कि 52 वर्ण के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से हैं, यही हमें पढ़ना होगा। तो देखते हैं आगे। या तो आप संस्कृत के सूत्र सीख लें, मित्रों हिंदी जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी का उद्गम, हिंदी है क्या, संस्कृत का ही बिगड़ा रूप है। तो यदि संस्कृत के सूत्र आप सीख लेते हैं तो हिंदी बहुत शुद्ध हो जाएगी और बहुत आसान तरीका मिल जाएगा आपको उच्चारण स्थानों का। देखते हैं उच्चारण स्थान कैसे सीखना है। तो यह है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 उच्चारण स्थान हैं। पहले यहां लिखना शुरू करेंगे स्वर। तो स्वर में सबसे पहले आता है आ। मित्रों जहां से छोटा आ बोलेंगे उसी अंग से बड़ा आ बोलेंगे। यदि आप आ बोल के देखें तो जोर कहाँ पड़ता है, किस अंग में पड़ता है, कंठ में। आ देखें आप, कंठ में जोर पड़ता है। तो जब बड़ा आ बोलेंगे तो भी कंठ से बोलेंगे। बस छोटा आ बड़ा आ का अंतर क्या है, सिर्फ टाइमिंग का। उस टाइमिंग को हिंदी में मात्रा बोलते हैं। वर्णोच्चार में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। तो आ स्थान थोड़ी बदला, उच्चारण स्थान वही रहेगा, सिर्फ टाइम चेंज हुआ, टाइम ज़्यादा लगा बस। तो यहाँ छोटा आ है, वहीं से बड़ा आ रहेगा। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई, तो यहाँ पर हम छोटी ई लिख लेंगे। तो जहाँ से छोटी ई बोलेंगे निश्चित है कि वहीं से बड़ी ई बोलेंगे। फिर यहाँ छोटा ऊ लिखेंगे। जब छोटा ऊ बैठने लगा तो किसी ने टोक दिया, बोले यहाँ नहीं, यहाँ कोई वीआईपी आने वाले, दूसरी जगह जाओ। तो यहाँ बैठने लगा, बोले नहीं नहीं, वीआईपी के साथ जो आएंगे वो यहाँ बैठेंगे, तुम यहाँ बैठो। तो ऊ को अपन यहाँ ले आए। मित्रों ध्यान रखिएगा। अब वर्णों में वीआईपी कौन है जिसके लिए स्थान खाली करवाना पड़ा, तो ध्यान रखिए ऋषि हैं वीआईपी।
ऋषि। ऋषि तो जहां भी जाते हैं तो अच्छे अच्छे मंत्री मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, स्थान छोड़ देते हैं। अब ऋषि के साथ उनका चेला भी आएगा, लिरी। मित्रों ध्यान रखिएगा, हालांकि लिरी वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं है, संस्कृत वर्णमाला का है, लेकिन अब वो सूत्रों में चूंकि आ रहा है इसलिए बताना जरूरी है। लेकिन आप कहेंगे कि संस्कृत का सिस्टम क्यों बता रहे हैं, तो संस्कृत का सिस्टम आसान है, सीखने में सरल है, शुद्ध है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो आ, ई, उ और ऋषि, लिरी स्वर यहाँ पूरे हो गए। जो स्वर नहीं आए उनको बाद में देखते हैं। वैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि, लिरी आ गए। ए, ओ, आए, आओ अभी नहीं आए, तो वो आगे उनको देखते हैं। फिर आ जाए आप व्यंजन में, तो कवर्ग, कवर्ग को यहाँ रखेंगे तो कवर्ग को कु बोलते हैं संस्कृत में, चवर्ग को चू बोलते हैं, टवर्ग को टू बोलते हैं, तवर्ग को तू बोलते हैं और पवर्ग को पू बोलते हैं। तो ये कुचू टू तू पू लिख देंगे। तो ये पूरे 25 हो गए, मतलब स्पर्श व्यंजन हो गए ये। इसके बाद अंतस्थ की बात आती है। अंतस्थ मतलब 11 लावा। तो यहाँ पर कु, चू, टू, तू, पू, पा तक हो गए। अब पा के बाद इसको छोड़ देंगे, पहले वाले को, और 5वें को छोड़ देंगे। बीच में जो 3 बचते हैं यहां हम अंतस्थ लाएंगे, या, रा, ला, वा नहीं आना है, छोड़ा हुआ है ना, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, जो 3 आए। अब यहीं पे ऊस में ले आएंगे, तो सीटी वाला, षटकोण वाला, सरौता वाला। मित्रों ये तो हुए ऐसे ही अपने, सीटी वाला, षटकोण वाला, सरौता वाला। इनके वास्तविक नाम हैं तालव्यसा, मूर्धन्यसा और दंतवसा। क्योंकि ये तालु से उच्चारित होता है इसलिए तालव्यसा है, ये मूर्धा से उच्चारित होता है इसलिए मूर्धन्यसा है, और ये दंत से उच्चारित होता है इसलिए ये दंतवसा है। तो इनके तो नाम ही है उच्चारण स्थान के आधार पर। शा, 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 हा इधर ले आएंगे और विसर्ग इधर ले आएंगे। विसर्ग को मित्रों विसर्ज कह दें या विसर्ग कह दें, बात एक ही है। जी से जा भी बनता है और जी से गा भी बनता है। ये सूत्र कंप्लीट हो गए। आपको है विसर्ज। यहाँ उपधमानी वर्ण आना है, तो जब पू है और आगे उपधमानी वर्ण है तो पू का जो ऊ है, उपधमानी के ऊ से जब संधि होगी तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा ऊ लग के और पदमान और जुड़ जाएगा। बस ये सूत्र तैयार है आपके। अब निया नाम जोड़ना है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल तुक बनाने के लिए है। निया नाम, और यहां भी उपपदमान निया नाम, नाम। यहां मां लिखा, यहां बिंदी लगाई, क्यों ऐसा? क्योंकि इसके आगे व्यंजन आने वाला है। तो जब व्यंजन आएगा मित्रों मां के बाद तो फिर मां नहीं लिखा जाता, बिंदी लिखी जाती। और यहां हमें ओष्ठ लिखना है, ओष्ठ ओ से शुरू होता है, स्वर से, इसलिए यहां पर मां लगाया है। तो वो जो ओ होगा वो इसी मां में जुड़ जाएगा। अब आप उच्चारण स्थान, जैसे यहाँ निया नाम जोड़ दिया, तो तुक बनाने के लिए इनमें अपन नाम जोड़ देंगे इस तरह से, दीर्घ करके। यशा नाम, ऋतु रसाणाम, इचु यशा नाम, ऋतु रसाणाम, लृतु लशा नाम। बस उच्चारण स्थान लिख देंगे। यहां लिख देंगे कंठा क्रम से, यहां लिख देंगे तालु, यहां लिख देंगे मूर्धा, यहां लिख देंगे ऋतु लशा नाम दंता,
और यहाँ लिख देंगे ओष्ठव, सो वो ओ इसी में जुड़ जाएगा, सुमोष्ठव हो जाएगा। मित्रों कोई कठिन नहीं है, पहली लाइन स्वरों की, दूसरी लाइन स्पर्श व्यंजनों की, तीसरी लाइन यहाँ से शुरू होगी तो अंतस्थ की, और चौथी लाइन ऊष्म व्यंजनों की। ऊपर हा विसर्ग, नीचे उपधमानी, ऊपर नीचे निया नाम और बीच में नाम नाम नाम, बाकी क्रम से उच्चारण स्थान। अगर ये 5-6 चरण आप सीख लें तो उच्चारण स्थान जिंदगी में आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। यहां कौन आएगा 6वें नंबर पे, तो जितने पंचम वर्ण हैं उनका सूत्र यहां आता है। तो पंचम वर्ण का सूत्र है इयमं गणनम नासिका चा, इया मा अंगा ड़ा ना म, इयमं गणनम। नासिका चा मित्रों ना आना है तो हमें मा नहीं लगाना, यहीं बिंदी रखना पड़ेगा, इया मा अंगा ड़ा न, यमं गणनम। नासिका चा, नासिका चा, इस तरह से ये सूत्र कंप्लीट है। अगर ये सूत्र आपको याद हो गए तो कभी भूलने वाले नहीं उच्चारण स्थान। अब देखिए कि कौन से सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मित्रों यहां छोटा आ, बड़ा आ, कु मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, विसर्ग मतलब आहा। अंग को मित्रों अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इचु ऐसा नाम में आप देख रहे हैं छोटी ई, बड़ी ई, चू, चू मतलब चा वर्ग, तो चा, छा, जा, झा, इया, या और सीटी वाला सा, जिसको तालव्य सा बोलते हैं। इन वर्णों का उच्चारण तालु से होगा। यहां देखें ऋतु, तो मित्रों छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में बड़ा ऋषि नाम का वर्ण नहीं है। 2 वर्ण हिंदी में कम होते हैं, लिरि और ऋषि, बड़ा ऋषि। बड़ा ऋषि पहले था लेकिन इसके शब्द न मिलने के कारण हिंदी से उसका लोप कर दिया गया। तो मित्रों इसको लुप्त स्वर नाम से जानते हैं। मित्रों 2 शब्द यहां आते हैं, लुप्त स्वर और लुप्ताकार। तो ध्यान रखिए कि जहां अपन आ का इस तरह से चिन्ह बनाते हैं ऐस जैसा, उसे बोलते हैं लुप्ताकार। और बड़े ऋषि को बोलते हैं लुप्त स्वर, जिस स्वर का लोप कर दिया गया वो लुप्त स्वर कहलाता है। तो छोटा ऋषि, बड़ा ऋषि, फिर है टू, टू मतलब टावर, तो टा, ठा, डा, ढा, एणा, टाठा डाढ़ा एणा, रा और षटकोण वाला सा। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। मित्रों यहां देखें तो लिरि, लिरि हिंदी वर्णमाला में नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये वर्ण और ये वर्ण, ये 2 वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं है। मित्रों नॉलेज कम नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। कम ज्ञान जहरीला होता है, ज्यादा ज्ञान नहीं। तू मतलब तवर, ता, था, दा, धा, ना, ताथा दाधा ना, ला और सा, शरौता वाला सा। फिर है उपपद माननीय नाम ओष्ठव, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू, पू मतलब पावर, तो पा, फा, बा, भा, मा, पाफा बाभा मा और उपधमानी वर्ण। ध्यान रखिएगा मित्रों कि जब पा और फा अर्ध विसर्ग अवस्था में हो तब उसे उपधमानी वर्ण कहते हैं।
तो इस स्थिति में अगर इस चिन्ह के साथ प और फ पूछा जाए तो भी उसका उच्चारण ओष्ठ ही होगा, और अगर इस चिन्ह के साथ का और खा मिले तो मित्रों उसको जिह्वामूली वर्ण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जिह्वामूली। अब इयमंगणनम में अंगा, इया, एणा, ना और मा। तो फिर देखिएगा कि अंगा यहाँ भी है, इया यहाँ भी है, एणा यहाँ भी है, ना यहाँ भी है, मा यहाँ भी है। लेकिन मित्रों हिंदी में इन वर्णों को हम पंचम वर्ण में मानते हैं, बल्कि संस्कृत में स्पष्ट उल्लेख है कि नासिका चा मीन्स और इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, मतलब पूर्वोक्त स्थान के साथ साथ नासिका से होता है। किंतु हिंदी की जितनी भी किताबें हैं उनमें ऐसा बिल्कुल उल्लेख नहीं है, उन्होंने पंचम वर्ण को नासिका में रखा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। अब यहाँ जो वर्ण नहीं आए हैं उन वर्णों को देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से वर्ण नहीं आए हैं। तो देखते हैं कि अभी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ए आए, ओ आओ, अंग आहा, इनमें से कौन कौन से वर्ण आ गए हैं और कौन कौन से नहीं आए हैं, तो उनको देख लेते हैं। मित्रों ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी सारणी और बहुत अच्छा तरीका है। आगे देखें, छोटा बड़ा हो गए हैं, छोटी बड़ी हो गई हैं, छोटाऊ बड़ाऊ, ए आए नहीं हुआ, तो ए आए, ओ आओ, अंग आहा हो गया है। यहां काखा गागा ये पूरे हो गए हैं, या रा ला वा नहीं हुआ है, और सासा साहा हो गए हैं, छत्रज्ञा नहीं हुए हैं, छ त्र ज्ञा श्रा ये नहीं हुआ। इनको पढ़ना है मित्रों। आप देख रहे हैं कि ये संयुक्त वर्ण हैं और ये भी संयुक्त हैं, बस ये संयुक्त स्वर हैं और ये संयुक्त व्यंजन है, अंतर इतना है सिर्फ। इनको केवल अलग से याद करना है इनको, बाकी तो संयुक्त हैं, तो जिन वर्णों के मेल से बने होंगे वो उनका उच्चारण वहीं से होगा। वकारस्य दंतोष्ठौ, इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठौ, मतलब इसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है और इसका प्योर नासिका से उच्चारण होता है। नासिका, इसका दंतोष्ठ से होता है। अब देखें कि ए का स्ट्रक्चर क्या है। तो मित्रों जो ए बनता है वो आ प्लस ई से बनता है। ये आ प्लस ए से बनता है, ये आ प्लस ऊ से बनता है, ये आ प्लस ओ से बनता है। ये इनके स्ट्रक्चर, इनकी रचना का प्लस षटकोण वाला शा, ये त्रा त्रिशूल है तो ता प्लस रा, ये ज्या है तो जा प्लस इया, ये श्रा है सीटी वाला सा प्लस रा, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। अब जो इनके उच्चारण स्थान होंगे उन्हीं उच्चारण स्थानों को हम ग्रहण कर लेंगे।
तो इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होंगे मित्रों? जैसे आ है तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान है तालु। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठ तालु। मित्रों आ का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आ का उच्चारण स्थान है कंठ प्लस इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। वही स्थिति इनकी है का और सा। तो का उच्चारण स्थान है कंठ, और षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ता लृतु लशा नाम दंता, इसका उच्चारण स्थान दंत है, प्लस रा का मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। जा का उच्चारण स्थान मित्रों तालु है, प्लस इया का उच्चारण स्थान तालु नासिका है, तालु नासिका। सीटी वाला सा मतलब तालव्यशा, तालु प्लस रा मतलब मूर्धा। अब इनके उच्चारण स्थान यहां आगे लिख लेते हैं। जो इनका योग होगा वही इनके उच्चारण स्थान होंगे। जैसे कंठ प्लस तालु तो कंठ तालु, यहां कंठ प्लस कंठ तालु तो एक कंठ कैंसिल हो जाएगा, दो बार क्यों बोलेंगे कंठ कंठ, तो इसका भी कंठ तालु। कंठ प्लस ओष्ठ तो इसका हो जाएगा कंठोष्ठ। कंठ प्लस कंठोष्ठ एक कंठ कैंसिल, ये बन जाएगा कंठोष्ठ। कंठ प्लस मूर्धा कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा। दंत प्लस मूर्धा दंत मूर्धा। तालु प्लस तालु नासिका तो एक तालु कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा तालु नासिका। मित्रों यहां तालु प्लस मूर्धा तो यहां बचेगा तालु मूर्धा। अब एक भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण स्थान आपसे ना बनता हो। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आपने बोर्ड में देखे, निश्चित तौर पे आपसे ये सब बन जाएंगे। मित्रों वर्ण व्यवस्था का अंतिम चरण है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। तो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन और देखना है अभी। ये मित्रों जरूर आप इनको याद कर लें, रट लें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब देखें वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन। मित्रों ये वर्णों का टेस्ट होता है। जो इसमें
आएगा वो आप पढ़ चुके हैं पहले। बस आपने कितना ध्यान रखा है, कितना स्मृति पटल पर स्थायित्व बना पाए हैं, इस सब का टेस्ट आपका वर्ण विच्छेद और संयोजन में देखने को मिलेगा। आपको इसमें कुछ शब्द देंगे हम, उन शब्दों के वर्ण विच्छेद आपको करना है। यदि उन शब्दों के वर्ण विच्छेद आप कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वर्ण से आने वाले प्रश्न आपसे बन जाएंगे। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद है, और अलग अलग वर्णों को जोड़कर लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। मित्रों, जैसे यहाँ राजा लिखा है, तो इसके वर्णों को तोड़कर, विच्छेद कर अलग अलग करना, जैसे रा प्लस बड़ा आ, इसमें बड़ा आ है और जब इसका स्वर अलग करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, और आधे की जो संज्ञा है वो हलंत से पहचानता है। तो हलंत लगाया, इसका स्वर बड़ा किया, बड़ा आ बाहर किया, प्लस जा में आ गए तो जा लिखा, और जा के बाद बड़ा आ है तो यहाँ बड़ा आ लिख दिया। ये हो गया राजा। मित्रों, अगर ये ऐसा है, रा प्लस बड़ा आ प्लस जा प्लस बड़ा आ, या छोटा, अब आ गया कि इसका वर्ण संयोजन करना है, तो फिर हमें वर्णों को जोड़ना होगा, और ये होगा बड़ा रा और जा, ये हो जाएगा राज, क्योंकि छोटा आ है ना यहाँ, इसलिए छोटा आ रहेगा, तो राज। तो ये वर्ण संयोजन कहलाएगा और ये वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये है विच्छेद और ये है संयोजन। इस तरह से आपको करना है, इसे हम संयोजन कहेंगे। कुछ शब्द हम आपको देंगे, आप घर में करिएगा। सबसे पहला शब्द है स्त्रियां। हालांकि संस्कृत में ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, उच्चारण स्थान, ये सब वही है, क्योंकि व्याकरण तो वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। स्त्रियां के बाद आपको जो लिखना है वो है ब्राह्मण। फिर श्रृंगार, यहां एक और शब्द लिख देते हैं क्षत्रिय। पहले यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो पहले स्त्री को लिख दिया, फिर राजा आ गए, राजा के बाद ब्राह्मण आ गए, ब्रह्मदेव। फिर ये ग्रह लिख देते हैं, यहाँ पर आशीर्वाद लिख देते हैं, आशीर्वाद शब्द। इसमें और भी काफी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। आशीर्वाद, श्रृंगार, मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, सातवां बृहट टिट्टिभी, बृहट टिट्टिभी। मित्रों, कठिन आपको लग रहे होंगे, बाकी अगर आपको वर्ण ज्ञान है और वास्तव में आपने वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कुछ भी कठिन नहीं है, केवल डरावने दिखते हैं ये, कुछ भी कठिन नहीं है। वर्ण व्यवस्था ही है, कौन सी मात्रा को पहले लिखना है, काप का प्रयोग, सा का प्रयोग, रा के प्रयोग जो आपको बताए थे ये वही रा के प्रयोग हैं। राष्ट्रीय,
दिनांक, मित्रों आप करके देखिएगा इनको, कितना आप पढ़ पाए हैं। टेस्ट है ये वर्णों का। श्रुष्टम, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, ये हिंदी पढ़ रहे हैं आप। इन शब्दों को मित्रों आज आप करिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है, गृह कार्य है। अगले वीडियो में मैं इनको पूरा डिस्क्राइब करके बता दूंगा, तोड़ के बता दूंगा। वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन जो भी है, संयोजन लिखा हुआ है, विच्छेद करके बताना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप सामने रख के बैठिएगा कि हमने कहाँ गलती की है, कौन सा हलंत छोड़ गए, कौन सी मात्रा छोड़ गए। उससे आपको क्लियर होगा कि हम गलती कहाँ कर बैठे। तो मित्रों जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।